यहां पर है फिबोनाची नंबर। फिबोनाची या फिबोनाची नंबर का मतलब क्या होता है? इसका एक अगर चार्ट ऐसा बना लेते हैं, एक मान लो ऐसा चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर लो यहां पर। चलो, तो फिबोनाची नंबर देखो होता क्या है। फिबोनाची नंबर या फिबोनाची नंबर जो भी, ये होता क्या है, ये चीज को जानो। इसका मतलब क्या है, ये क्या कहता है कि अगर जिस तरीके से फैक्टोरियल 5 था, तो फैक्टोरियल क्या 5 क्या है, एक नंबर ही है ना। फैक्टोरियल 5 का मीनिंग क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कि फ्रॉम 5 अप टू 1 को मल्टीप्लाई करना है, यही करना था ना। देखो फिबोनाची नंबर में क्या होता है, ये क्या कहता है कि अगर 0 है तो 0 ही रह जाएगा, 1 है तो 1 ही रह जाएगा। 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। अगर फिबोनाची ऑफ 0 है तो 0 रहेगा, फिबोनाची ऑफ 1 है तो 1 रहेगा। लेकिन अब इसके आगे क्या डिफिनेशन क्या है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है फिबोनाची ऑफ n इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2। ये इसका क्या है? ये इसका डेफिनेशन है। फिबोनाची नंबर बराबर क्या हुआ? फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2। लास्ट उसके पहले का 2 नंबर है, उसका एडिशन जो है करेंट वाले का वैल्यू होगा। मतलब क्या है कि अगर फिबोनाची ऑफ 2 निकालना है तो क्या करना होगा? इसके पहले 2, इसके पहले 2 माइनस 1 तो 1 और 0, ये दोनों का सम कितना है? 0 प्लस 1 कितना? 1 हो गया। 3 निकालना है तो क्या करेंगे? इसके पिछला दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों का सम कितना हो? 1 प्लस 1 2 हो गया। 4 निकालना तो क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। समझ रहे हो बात को? मतलब पिछले 2 नंबर को ऐड कर देना है, बस बात यही है। तो यहां पर क्या है, 5 अगर करना है तो क्या करेंगे? ये दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 6 करना है क्या करेंगे? 5 3 8 हो गया। 7 करना है तो 13 हो गया, ये दोनों को ऐड किए। 8 करना है तो ये दोनों को ऐड किए, कितना हुआ? 21 हो गया। फिर 9 करना है तो कितना हुआ? 34। फिर 10 करना है तो कितना हो गया? 55। फिर 11 करना है तो कितना हो गया? 89। मतलब पिछले 2 को ऐड करना है। मतलब इसको लिख सकते हैं क्या? फिबोनाची ऑफ 50 इक्वल टू फिबोनाची ऑफ 49 प्लस फिबोनाची ऑफ 48 लिख सकते हैं ना। यही चीज यहां लिखा है ना। फिर ऑफ n इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 सेम यहाँ किया है, पिछले 2 वाले को ऐड करना है। तो 50 के पहले क्या आता है? 49 आता है। इसके पहले क्या आता है? 48 आता है। मतलब 49 48 49 और 48 का जो वैल्यू है वो दोनों को जोड़ देंगे तो 50 का वैल्यू आ जाएगा। फिबोनाची नंबर यही कहता है। समझ रहे हो बात को? तो ये तो हो गया फिबोनाची नंबर। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? प्रोग्राम कैसे लिखेंगे लिख लो इस तरीके से। मान लो क्या है, फिबोनाची ऑफ n अगर है तो क्या करेंगे? इफ n इक्वल टू 0
और n इक्वल टू 1। देखो ये डबल इक्वल मतलब कंपेयर कर रहे हैं, ये है और का साइन है, ये है जो और का साइन है, और ओ आर और एंड नहीं, ये और का साइन है। तो n इक्वल टू 0 रहे या फिर n इक्वल टू 1 रहे, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, अगर 0 रहेगा और 1 रहेगा तो क्या करेंगे, 0 का 0 ही होता है, 1 का 1 ही होता है। मतलब कि 0 और 1 अगर रहे n का वैल्यू तो रिटर्न n कर देंगे, करेंगे ना, वही किए है ना यहाँ पर। और नहीं अगर है तो इल्स पार्ट में जाएंगे हम लोग, तब क्या करेंगे, फीब ऑफ n इक्वल टू फीब ऑफ n माइनस 1 प्लस फीब ऑफ n माइनस 2। बस हो गया, ये यही प्रोग्राम है। अब इसको डेकोरेटेड वो में जो भी लिखा रहे, लेकिन थीम प्रोग्राम का यही रहना चाहिए, मेन लॉजिक यही है कि फीब ऑफ n इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 रिटर्न n इल्स फीब ऑफ n इक्वल टू फीब ऑफ n माइनस 1 प्लस फीब ऑफ n माइनस 2। तो यहां पर 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, फिबोनाची के लिए स्मॉल प्रॉब्लम क्या हो गया, स्मॉल प्रॉब्लम या तो 0 है या तो 1 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हो गया स्मॉल प्रॉब्लम। 0 है या फिर 1 है तो क्या हो गया, स्मॉल प्रॉब्लम। यही हम बात कर रहे थे तभी कि स्मॉल प्रॉब्लम क्या है। देखो या तो 0 रहे या तो 1 रहे, सेम वैल्यू आ जाएगा। 0 और 1 है तो n ही वैल्यू होगा। ये हो गया इसके लिए फिबोनाची नंबर के लिए स्मॉल प्रॉब्लम। किसी और प्रॉब्लम के लिए कुछ और स्मॉल प्रॉब्लम होगा। ठीक, मतलब कि स्मॉल प्रॉब्लम का मतलब इसको बोल सकते हैं क्या कि ये हो गया टर्मिनेशन कंडीशन, मतलब कि टर्मिनेशन कंडीशन भी यही हो गया, टर्मिनेट भी यहां ही ये करेगा। समझ रहे हो बात। तो हम लोग बोले थे ना अगर रिकर्सिव प्रोग्राम है तो टर्मिनेट करना चाहिए, चाहे जैसे भी टर्मिनेट करे हो, लेकिन टर्मिनेट करना चाहिए हो। ये हो गया रिकर्सिव प्रोग्राम। ये क्या है, ये है रिकर्सिव प्रोग्राम। किसका रिकर्सिव प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज का, फिबोनाची नंबर के लिए रिकर्सिव प्रोग्राम है। तो अब उस समय जब स्टार्टिंग में बताए थे डिवाइड एंड कनकर में, बोले थे कि 3 स्टेप रहता है यहाँ पर। क्या क्या, एक तो रिकर्सन होता है, दूसरा क्या होता है रेकरेंस रिलेशन होता है, तीसरा क्या होता है रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग। 3 चीज होता है। तो उस 3 चीज जब होता है तो पहला तो हम लोग रिकर्सन के लिए रिकर्सिव प्रोग्राम तो लिख लिए हम लोग। अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसके लिए लिखेंगे रेकरेंस रिलेशन, रेकरेंस रिलेशन लिखेंगे हम लोग सेम इसी प्रोग्राम के लिए। 1 मिनट इसको ऑब्जर्व करो, इसको 1 मिनट ऑब्जर्व करो। रेकरेंस रिलेशन होगा कैसा, दस मिनट आप बैठिएगा भैया, यहाँ पर कुछ काम है आपसे इसीलिए। हाँ, तो अभी क्या देख रहे थे हम लोग रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए रेकरेंस रिलेशन को देख रहे थे। तो देखेंगे रेकरेंस रिलेशन क्या था। तो रेकरेंस रिलेशन का मीनिंग क्या है, हम लोग लिखते हैं क्या रेकरेंस रिलेशन के लिए,
अगर फिब n के लिए लिखना है तो लिखेंगे इक्वल टू n इफ n बराबर 0 या फिर n बराबर 1। तो n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 है तो n होगा, नहीं तो फिब n माइनस 1 प्लस फिब n माइनस 2 किसके लिए होगा? n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज्यादा के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दें, नहीं लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर n ग्रेटर देन 1 या फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हो गया जो रेकरेंस रिलेशन हो गया, इसी को रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। मतलब कि एक्चुअली हम लोग जो प्रोग्राम में कर रहे हैं ना, उसको कंपैक्ट वे में क्या करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम में कितना रिपीटेशन करने वाले हैं, उस चीज को यहां लिख देना, उस चीज को यहां लिख देना। मतलब कि स्मॉल प्रॉब्लम है या फिर टर्मिनेशन कंडीशन है, पहले उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद में मेन जो है जिसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं उस पार्ट को नीचे लिखेंगे। यही रेकरेंस रिलेशन है और कुछ नहीं है। अब इसका सॉल्विंग क्या होगा भाई? सॉल्विंग बताएंगे बाद में, जब वो आएगा तब बताएंगे, वो टॉपिक प्रॉपरली बताएंगे सॉल्व करने कैसे रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। वो रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का भी बहुत सारा तरीका है, रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का भी 3 तरीका है, वो तीनों बताएंगे अच्छे से। अभी बस जानो कि किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए रेकरेंस रिलेशन कैसे लिखा जाता है, बस लिखना सीखना है। अभी लिखने के लिए सीख गए, मतलब कि आधा काम अभी हो गया। तो ये हो गया फिबोनाची नंबर के लिए, फिबोनाची सीरीज के लिए रेकरेंस रिलेशन और रिकर्सिव प्रोग्राम तो हम लोग किए ही थे। अब जानो एक चीज जानो, जो रिकर्सिव प्रोग्राम हम लोग लिखे हैं, यहां पर जो रिकर्सिव प्रोग्राम हम लोग लिखे थे, इसको और कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है क्या? फोटो के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं क्या? पिक्टोरियल बोल लो या ग्राफिकल बोल लो, जो कि सीधा विजुअलाइज कर जाए हम लोग का आई है, जो देखकर क्या चाहिए ऐसा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, सही है, लैंग्वेज में तो सही है। इसको पेपर पर ड्रॉ करने के लिए कोई तरीका है क्या? तो एक तरीका होता है इसको ड्रॉ करने का, जिसको ट्री बोलते हैं। तो हम लोग इसके अगला स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग ड्रॉ करेंगे ट्री को, और ट्री के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और कैसा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी तक इतना जो है रिकर्सन में बताए हैं, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। इसके आगे का हम बताते हैं किस तरीके से ट्री, समझो रफ आइडिया एक बता रहे हैं, एक रफ आइडिया जान लो कि कर क्या रहे थे हम लोग। अगर n का वैल्यू 0 है या 1 है तब तो n ही रिटर्न होगा, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अगर 2 या 2 से अधिक है n का वैल्यू, तब क्या होता है? फिब n इक्वल टू फिब n-1 प्लस फिब n-2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक है कि एक ऐसा ट्री बनेगा, एक देखो इस तरीके का कुछ ना कुछ ट्री बनेगा कि यहाँ n होगा, एक साइड में n-1 होगा और एक साइड में n-2 होगा, यही होगा ना। देखो यहाँ पर यही है ना, फिब ऑफ n के लिए क्या लिखे हैं? फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, यहाँ भी वही है ना, n-1 प्लस n-2। पिछला फिब 7 के लिए पिछला दोनों को जोड़ना है, यहाँ भी यही है ना। n निकालने के लिए हमको इसका वैल्यू इसके जस्ट पीछे वाला, इसके दोनों पीछे वाले को जोड़ना है। तो यहाँ पर अगर प्लस का साइन हम लगा लेते हैं, n-1 और n-2 हो गया ना। अब n-1 को फाइंड आउट करने के लिए इसके दोनों
इसके पीछे वाले को लेंगे, मतलब क्या, n-2, इससे जस्ट पीछे गए तो n-2, फिर क्या हुआ n-3, फिर यहां भी n-2 है ना, क्या हो गया n-3, और यहां क्या हो गया n-4, फिर यहां भी ऐसा 2 आएगा ना, फिर यहां भी 2 आएगा ना, फिर यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, सब में 2-2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। ये जो 2-2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नेम है क्या, बाइनरी ट्री, BINARY, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या है भाई, बाइनरी ट्री क्या है, ये भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही है। बाइनरी ट्री से क्या कर रहे हैं हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हम लोग का रिकर्सिव प्रोग्राम है उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिबोनाची सीरीज का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में आएगा। अब बोलो बाइनरी ट्री कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में हर चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, तो अभी तक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्या देखे थे, डिवाइड एंड कनकर। इसका मतलब क्या था, इसका मीनिंग क्या था कि एक बिगर प्रॉब्लम को लिए थे, एक बड़ा सा प्रॉब्लम को लिए थे, इसको एक बार में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग क्या किए, इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किए और पार्ट को सॉल्व कर रहे थे। सब पार्ट को सेम ही तरीके से सॉल्व करना है, मतलब कि ईच पार्ट को सॉल्व करने के लिए सेम फंक्शन कॉल आएगा, मतलब क्या होगा, सेम फंक्शन कॉल का रिपीटेशन, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं क्या, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब कि फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है अनलेस अनटिल इट टर्मिनेट्स, मतलब कि टर्मिनेशन का कंडीशन नहीं आ जाए तब तक यही किया जा रहा है। इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसके लिए एक टर्म क्या आया था, रिकर्सन, रिकर्सन ही आया था ना। तो रिकर्सन में हम लोग क्या देखे कि डिवाइड एंड कनकर में क्या क्या चीज रहेगा, रिकर्सन होगा, रिकरेंस रिलेशन होगा और रिकरेंस रिलेशन सॉल्विंग होगा। तो हम लोग बेसिक डिफिनेशन सब रिकर्सन के बारे में देख लिए थे, क्या क्या रिकर्सन के बारे में जो भी पॉइंट्स था सब देख चुके थे। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, हम लोग पहुंच गए रिकर्सन को एक्चुअली प्रॉब्लम के थ्रू देखने के लिए। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिए थे वो एग्जाम्पल क्या था, पहला जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे रिकर्सन का वो एग्जाम्पल था क्या, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज था, फिबोनाची जो भी प्रोनाउंस करो। इसके बारे में क्या देखे थे हम लोग, फिबोनाची सीरीज के बारे में क्या देखे थे कि अगर n का वैल्यू 0 और 1 रहे तब वो फिबोनाची का वैल्यू भी n ही होगा। जैसे क्या, अगर 0 है तो 0 का 0 हो गया, 1 है तो 1 का 1 हो गया। लेकिन अगर 2 रहे तब क्या होगा, 2 के लिए पिछले दोनों को ऐड करेंगे, 1 हो गया, देखो ये दोनों को ऐड करने पर। 3 रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लास्ट 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ 2 हो गया। 4 के लिए क्या करेंगे, फिर से लास्ट इसके पीछे वाले 2 को ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ 3 हो गया। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था फिब ऑफ n इक्वल टू फिब ऑफ n-1, फिब ऑफ मान लो n है तो n-1 क्या है, फिब ऑफ मतलब कि 3 का जो वैल्यू है n-1 प्लस इसमें किसको ऐड करना है, इसमें ऐड करना है फिब ऑफ n-2। n-2 क्या हुआ, 4 है, 4 - 2 क्या हुआ 2, मतलब कि 2 का वैल्यू को, ये दोनों को वैल्यू को जब ऐड करेंगे यही हम लोग को फिब ऑफ 4 का वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या है,
कि इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जो फीब फंक्शन है, इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम कितना फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक फंक्शन के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कितना फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो, एक फंक्शन ए है और एक और फंक्शन ए है, मतलब कि फंक्शन तो सेम ही है, लेकिन एक को कैलकुलेट करने के लिए दो बार सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका कि वैल्यू डिफरेंट है। नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, नेम भी सेम है। देखो, फीब यहां भी है, फीब यहां भी है, यहां भी एक वैल्यू लिए हैं, यहां भी एक का ही n-1 कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, n-2 भी एक वैल्यू ही आएगा। मतलब कि नेम और नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है दोनों का। यही है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ये जो लिख रहे हैं हम लोग, इस तरीके से जो लिखे हैं हम लोग एक लाइन में, जब इसको लिखे हैं, इसको एक और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या। अगर ऐसा लिखना चाहें हम लोग, ऐसा लिखना चाहें, फीब ऑफ n, ये पैरेलल में ना लिखकर, एक लाइन में ना लिखकर, हॉरिजॉन्टल ना लिखकर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फीब ऑफ n-1, और एक और क्या है, फीब ऑफ n-2, बीच में प्लस का साइन डाल दिए, लिख सकते हैं ना। सेम चीज है। देखो, फीब ऑफ n इक्वल टू फीब ऑफ n-1 प्लस फीब ऑफ n-2। सेम इसको ही हम एक फॉर्मेट में लिखे, ट्री के फॉर्मेट में लिखे। मतलब क्या है, ट्री का रूट हो गया ये, और एक ब्रांच, एक सब ट्री इस साइड में हुआ, एक सब ट्री इस साइड में हुआ। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जब फीब ऑफ n-1 को कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखा जाता है, यहां पर अगर लिखते हैं हम लोग फीब ऑफ n-1 को, फीब ऑफ n-1 को ही कैलकुलेट करने के लिए यहां पर क्या लिख सकते थे हम लोग, यहां लिखते फीब ऑफ n-1 तो इतना है ही है, उसमें -1 एक और करते, प्लस फीब ऑफ n-1 तो एक्चुअल वैल्यू ही उसका है, और फिर -2, तो इसमें हो गया -2। एक्चुअली ये क्या बन गया, ये बन गया फीब ऑफ n-1 दो बार है, n-2 प्लस फीब ऑफ n- कितना हुआ, 2 1 3, n-3। मतलब कि ये क्या फॉर्मेट लिया, फिर से इसको सॉल्व करने के लिए दो बार सेम फंक्शन को कॉल किए हैं। मतलब क्या है कि फीब ऑफ n-1 के लिए भी इस तरीके से दो सब ट्री होगा, इसके लिए भी जब इसको रूट मानेंगे तो इसके लिए भी दो सब ट्री होगा। क्या क्या होगा भाई, होगा फीब ऑफ n- क्या है, पहला क्या है n-2, तो पहला हो गया n-2। सेकंड क्या है, फीब ऑफ n-3। सेकंड क्या है, फीब ऑफ n-3। फिर से दो बार आया ना। इससे क्या देखकर पता चल रहा है, इसको देखकर ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जैसे यहां पर दो ब्रांच में डिवाइड हुआ है, यहां भी दो ब्रांच में डिवाइड हुआ है, मतलब कि यहां भी दो ब्रांच में ही होगा, यहां भी दो ब्रांच में होगा, यहां भी दो ब्रांच में होगा। कब तक ये डिवाइड होगा, कब तक ये डिवाइड होगा, जब तक फंक्शन कॉल करना, नए फंक्शन को कॉल करना रुक न जाए। नया फंक्शन को, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ का मतलब क्या था, रिकर्सन। तो कॉल नहीं करे, मतलब कि रिकर्सन जो हो रहा है जो रुक जाए। रिकर्सन रोकने का क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं, टर्मिनेट हो जाए। मतलब कि जब तक टर्मिनेशन कंडीशन नहीं रीच कर जाएगा तब तक ये नीचे की ओर जाते रहेगा। सब में जितना भी रहेगा वो ब्रांच नीचे की ओर जाते रहेगा जब तक कि टर्मिनेशन कंडीशन ना रीच कर जाए हो। इसका मतलब कि ये ट्री और भी फर्दर नीचे जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्री को ही बनाते हैं सही से। देखकर लग रहा है ना ट्री ऐसे जाएगा। अब क्या करेंगे, इस ट्री को अच्छे से बनाएंगे। एक बार ट्री कैसे बना है समझ गए हो। सेम इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ट्री के फॉर्मेट में ड्रॉ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ये ट्री कहां से आया है भाई, यहां से ही आया है। जब फीब ऑफ n
इक्वल टू फी ऑफ n माइनस वन प्लस n माइनस टू किए, n माइनस वन को फिर से जब एक्सपेंड करते हैं फिर से यहाँ दो फंक्शन कॉल होता है, वही काम यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखकर किए, यहाँ ट्री के फॉर्मेट में कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। तो अब पूरे को फिबोनाची सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, ट्री के फॉर्मेट में ही ड्रॉ करके देखते हैं। अब बोलो कि तब ये ट्री के फॉर्मेट में ड्रॉ करके क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। जब इतना देख ही लिए थे तो अब ट्री के फॉर्मेट में ड्रॉ करना क्या बचा हुआ है, ऐसा क्या बताने वाले हैं? क्वेश्चन है ना, क्या बताने वाले हैं ऐसा? तो देखो बताना क्या था, एल्गो में जब पहली बार पढ़े थे तो इस सब्जेक्ट में क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे क्या कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एनालिसिस का मतलब क्या था, डिजाइन का मतलब तो एल्गो को चूज करना। तो हम लोग एल्गो जो चूज किए हैं डिवाइड एंड कनकर है, ये एल्गो चूज कर लिए हम लोग। अब क्या है अगला पार्ट, डिजाइन एंड एनालिसिस। अब एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, टाइम एंड स्पेस। मतलब कि हम लोग अभी जो डिवाइड एंड कनकर से फिबोनाची सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग इसके टाइम और स्पेस को नोटिस करेंगे। टाइम मतलब क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम लगेगा, और स्पेस मतलब क्या हुआ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितना स्पेस मेमोरी चाहिए सिस्टम में पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, फिबोनाची सीरीज को ऐसा करते हैं, यहां ही ड्रॉ करते हैं, हो जाएगा। थोड़ा छोटा में करेंगे और क्या, चलो। तो इसको करते हैं किससे, रेड पेन से ही करते हैं। चलो रेड अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, इसलिए। वैसे कलर का कोई ज्यादा यूज है नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा दिखने के लिए यूज किया जा सकता है। चलो फीब ऑफ n हो गया, ये कहां पर आएगा, ये आएगा फीब ऑफ n माइनस वन। एक और कहां जाएगा, फीब ऑफ n माइनस टू। ये कहां जाएगा, बोलो, फीब ऑफ, माइंड में सोचो तुम लोग भी, हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ड्रॉ कर रहे हैं बैठे रहना, नहीं, सोचना है क्या आगे होने वाला है। क्या n माइनस वन है ना, फीब ऑफ n माइनस टू होगा, यहाँ पर एक कम इससे होगा, इस साइड में कितना होगा, दो कम होगा, मतलब कि फीब ऑफ n माइनस टू हो गया। नहीं टू है ना, तो यहाँ थ्री हो गया ये, क्योंकि अच्छा थ्री को और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, चलो अच्छा से ही, n माइनस थ्री हो गया। सेम इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा फीब ऑफ n माइनस थ्री, एक कमा इससे, और इस साइड में क्या गया, फीब ऑफ n माइनस फोर। क्यों, इस साइड में दो कम ना है, देखो n है तो n माइनस टू हुआ, फिर n माइनस फोर हुआ, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो रहेगा यहां पर लिखेंगे और इसके पहले वाले को यहां लिखेंगे। दो फंक्शन कॉल तो करते हैं हम लोग, तो बस वही काम किए हैं। अब एक स्टेप और आगे लिखते हैं, देखो कैसा दिखेगा एक स्टेप और आगे लिखने में। यहां क्या होगा, फीब ऑफ n माइनस वन, n माइनस टू, तो यहां क्या हो गया, n माइनस थ्री होगा ना, n माइनस टू है, इसमें से एक माइनस किए, यहां पर भी रहेगा n माइनस थ्री है तो यहां n माइनस फोर आ जाएगा। यहां भी ऐसे ही लिखेंगे, समझ रहे हो बात को, माइनस थ्री है तो माइनस फोर, माइनस फाइव यहां होगा, यहां भी ऐसे ही लिखेंगे। यहां लास्ट वाले को लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले को जब लिखेंगे तो क्या दिख रहा है, फीब ऑफ n माइनस फाइव, एक और क्या हो गया, फीब ऑफ n माइनस सिक्स, क्योंकि माइनस फोर है तो दो माइनस होगा, माइनस सिक्स हो गया। अच्छा एक चीज नोटिस करो, अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, देखो इस साइड में लेफ्ट मोस्ट जो ब्रांच है इसको केवल देखो, बीच वाले को अभी छोड़ो, लेफ्ट मोस्ट में देखते हैं क्या हो रहा है, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। समझ लो, फिर से देखो, n माइनस वन,
n-2 n-3। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? देखो n-0 इसको लिख सकते हैं, तो 0 1 2 3, मतलब कि नीचे में क्या होगा, -4 होता, फिर -5 होता, फिर -6 होता। कब तक माइनस होते रहेगा? जब तक कि टर्मिनेशन कंडीशन न मिल जाए। और टर्मिनेशन कंडीशन कहां पर था, कहां पर था? इसके लिए इसका हम रिकर्सिव प्रोग्राम को ही लिख लेते हैं। क्या था? फिब n, रेफरेंस रिलेशन को भी लेकर काम चला सकते हैं। क्या था? n, इफ n इक्वल टू 0 और 1। इस फॉर्मेट 0 और 1 लिखे हैं, मतलब कि n इक्वल टू 0 और 1 रहे तो n ही होगा, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2 किसके लिए होगा, ये किसके लिए होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। चलो ये लिख लिए ना हम लोग, ये जो है इसके अकॉर्डिंग ही ना काम करना है आगे हम लोग को। इसमें टर्मिनेशन कंडीशन कहां पर दिख रहा है बताओ? टर्मिनेशन का मतलब समझ रहे हो क्या है? इंड होना चाह रहा है, टर्मिनेट होना चाह रहा है। जो फंक्शन कॉल किया जा रहा है, जो काम रिपीटेशन में हो रहा है बार बार, उसको इंड करना चाह रहा है। तो इंड कैसे होगा? जब फंक्शन डिसअपीयर हो जाए, जब फंक्शन नहीं रहे। जैसे मान लो यहां फंक्शन है, यहां भी फंक्शन कॉल है, यहां भी फंक्शन कॉल है। इंड कब हो रहा है? यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो क्या दिखेगा कि जब 0 और 1 होता है तब वैल्यू केवल n होता है, फंक्शन नहीं आता है। यहां पर देखो, यहां पर फिब है ना, फिबोनाची का, यहां फिब है क्या? नहीं है। जबकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए क्या हो रहा है, फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। मतलब कि ये फंक्शन कॉल 2 बार कॉल कर रहा है। एक फंक्शन है जो 2 नया फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 या 2 से अधिक है तब। लेकिन अगर n का वैल्यू 0 है या फिर 1 है तो कोई फंक्शन कॉल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मीनिंग यही हुआ कि जिस तरीके से फिब ऑफ n हुआ, n-1 हुआ, n-2 हुआ, n-3 हुआ, ये नंबर क्या है, डिक्रीज होते जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये नंबर कहां पहुंच जाएगा, 1 पर पहुंच जाएगा। देखो ऐसे मान लो, इसको डॉट डॉट करते हैं, उसके बाद यहां लिखते हैं फिब ऑफ 2, फिर क्या आया यहां पर, फिब ऑफ 1, इस साइड में क्या आ गया, फिब ऑफ 0। अब फिब ऑफ 2 के लिए क्या हो गया, 2-1 तो 1 होता है, 2-2 तो 0 होता है। अब फिब 1 का वैल्यू क्या है, फिब 1 का वैल्यू क्या है, फिब 1 अगर n का वैल्यू रहे तो क्या है, n ही है ना। मतलब कि 1 का वैल्यू यहाँ 1 मिल गया ना, फिर 0 का वैल्यू क्या है, n जब 0 रहे तब क्या होगा, n ही होगा, मतलब 0 होगा जो n का वैल्यू है, मतलब कि इसका वैल्यू हो गया 0। अब इसके बाद कहीं जा सकता है क्या फंक्शन? अब नहीं जा सकता, इंड हो गया ये, क्योंकि यहां पर फंक्शन जब तक फंक्शन कॉल होगा तभी तक जाएगा ना। मतलब कि यहां पर लेफ्ट सबट्री है जो यहां इंड हो गया, कहां पर आकर इंड हुआ है, यहां से कितना स्टेप चला होगा बताओ। देखो n से लेकर एक एक कम करते करते 1 पर पहुंचा है। 1 पर पहुंचा मतलब क्या हुआ, अगर नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6 7, अगर बोल दिए कि 7 से 1 तक जा रहा है कोई स्टेप ऐसे ऐसे करके 1 स्टेप में, तो कितना स्टेप वो चला होगा, तो भाई 7 है, 7 से 1 तक अगर पहुंचा है मतलब क्या हो गया, 7 - 1 स्टेप, मतलब कितना हो गया 6 स्टेप। देखो
1 2 3 4 5 6, या फिर 0 तक अगर लेते हैं तो 7 स्टेप होगा। नंबर ऑफ स्टेप्स इतना ही होगा ना। मतलब कि यहां पर आया, यहां के बाद 2 आया है, फिर O1 आया, O1 पर तो टर्मिनेट कर गया है। मतलब क्या हो गया कि स्टेप कितना हो गया, अगर 0 से स्टार्ट होता तब तो 7 स्टेप होता, लेकिन अगर O1 से स्टार्ट हुआ है, O1 से स्टार्ट हुआ है तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, 7 से स्टार्ट किए हैं तो 6 स्टेप है। मतलब कि 7 माइनस 1 स्टेप है। मतलब क्या, n से अगर स्टार्ट करेंगे तो n माइनस 1 स्टेप्स होगा। मतलब कि इसका जो लेफ्ट सब ट्री का जो डेप्थ हम लोग आएंगे इस साइड में जो डेप्थ हम लोग आए हैं, इस डेप्थ का वैल्यू कितना डेप्थ आए होंगे, इसका वैल्यू हो गया n माइनस 1। यही हुआ ना, बार बार माइनस वन करते आ रहे हैं, 1 तक पहुंचे हैं, या फिर बोलो 1 से n तक जा रहे हैं, बात एक ही है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, n माइनस 1 हो गया। चलो एक चीज तो हम लोग देख लिए, अभी इसके आगे और देखते हैं। इसमें थ्रू आउट n ही है या फिर और कुछ होने वाला है, कुछ और देखते हैं। देखो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ये चीज, नोटिस करना, क्या इंटरेस्टिंग भी है क्या। फिर n है ना, यहाँ n है, यहाँ n माइनस 2 है, यहाँ n माइनस 4 हो गया, यहाँ n माइनस 6 हो गया। मतलब क्या हो गया कि बार बार n है, मान लो यहां से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 तक गए हैं तो क्या बोल रहा है, n है, n से n माइनस 2 हो गया। मतलब यहां से दूसरे नंबर पर एक स्टेप लिया है, फिर यहां से दो सीढ़ी का एक स्टेप लिया। स्टेयर्स अगर काउंट करते हैं घर में, 2 स्टेयर्स का एक स्टेप बनाया है। फिर देखो यहां से यहां चला आया, यहां से यहां चला आया, फिर यहां से 0 तक आएगा। मतलब क्या है, कितना स्टेप्स हुआ, 1 2 3 4 5 स्टेप्स। तो 10 से लेकर 1 तक जाना है, बार बार 2 माइनस करेंगे। सिंपल सोचो ना यार, कि 10 रुपया तुम्हारे पास में है और किसी दोस्त को देना शुरू किए हो, एक बार 2 रुपया दिए हो, फिर एक बार 2 रुपया दिए हो, फिर एक बार 2 रुपया दिए हो, कितना बार दे सकते हो, 5 बार बस। क्योंकि 2 रुपया एक बार में दे रहे हो तो टोटल कितना है, 10 रुपया ही है। तो 5 बार कैसे है, 10/2 किए थे ना, 10/2 किए ना तो 5 आएगा। तो वैसे ही यहां पर जब बार बार माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब यहां पर फीव का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 का वैल्यू 0 होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर टर्मिनेट होगा। तो इसका लेंथ कितना होगा, -2 -4 -6, बार बार 2 माइनस हो रहा है। मतलब इसका जो लेंथ होगा, लेंथ बोलो या डेप्थ बोलो, इस राइट सब ट्री का राइट मोस्ट अगर रूट में जाएंगे तो इसका डेप्थ कितना होगा, n/2 होगा। n/2 ही होगा ना, बार बार 2 माइनस कर रहे थे। यहां पर कितना हुआ, n-1 हुआ है। समझ रहे हो बात को। मतलब कि ट्री तो है, लेकिन लेफ्ट में जितना नीचे जा रहा है, राइट में उतना नीचे नहीं जा रहा है। मतलब कि बैलेंस नहीं है, राइट और लेफ्ट का पोर्शन इस ट्री में बैलेंस नहीं है। मतलब कि यहां ये इतना नीचे आया है, अगर इसको हम सही तरीके से ट्री को देखते हैं, एक लाइन अगर बनाते हैं ऐसा इस ट्री पर, तो यहां आया, फिर यहां से कुछ ऐसा करके ये पोर्शन को ऐसे कवर किया, जबकि आना चाहिए था कि यहां से यहां आया है, फिर नीचे ये इतना कवर करना चाहिए था। ये वाला जो पोर्शन बच गया, ये जो पोर्शन बच गया है इसका, ये जो पोर्शन बच गया है, अगर ये पोर्शन भी होता, ये पोर्शन अगर रहता तब क्या होता, ये ट्री है जो बैलेंस होता, जितना लेफ्ट में उतना राइट में, लेकिन अभी नहीं है। चलो देखते हैं अगर बैलेंस होता है तब क्या होता है। ठीक, बैलेंस ट्री एक देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।
बैलेंस ट्री जब हम देखेंगे तो देखो क्या होता है, एक नोड है बाइनरी बैलेंस ट्री, ट्री है बाइनरी ट्री है जो कि बैलेंस्ड है। क्या होता है, एक नोड है, अगर इससे दो नोड निकला, इससे भी दो नोड है, इससे भी दो नोड है, नोड मतलब क्या, इसे पॉइंट है, इसको नोड बोलते हैं, इसे पॉइंट है, इसको नोड बोलते हैं। यहां से फिर से आया, यहां भी आया, यहां भी, सबसे दो दो है, इसको लेवल बोलते हैं। ये बाइनरी ट्री के बारे में बता रहे हैं, यहां लिख लो क्या है, बाइनरी ट्री। आप बोलोगे बाइनरी ट्री क्यों बता रहे हैं, इसका जरूरत है अभी, इसलिए बस आराम से देखो, करना कुछ नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जो भी चीज बता रहे हैं बस सुनते जाना है और कुछ नहीं करना है, बस सुनते जाओ, हर चीज समझ में आएगा। क्योंकि बेसिक से लेकर जितना भी गेट का लेवल है उस लेवल तक हम जाकर पहुंचाएंगे। तो अभी देखो बाइनरी ट्री में, हालांकि ये लेवल अलग है, गेट का क्वेश्चन लेवल मतलब कि गेट का डेप्थ में कितना क्वेश्चंस है उसका बात कर रहे हैं, तो ये लेवल अलग है। चलो फिर भी ये बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है कि एक रूट से दो सब ट्री का फॉर्मेशन। देखो हर जगह दो सब ट्री है, देखो यहां भी दो सब ट्री है, दो सब ट्री जहां होगा उसको बाइनरी ट्री हम लोग बोलेंगे। और ये जो है लेवल है, देखो लेवल 1 हो गया, यहां पर जो आया लेवल 2 हो गया, यहां जो आया लेवल 3 हो गया, यहां जो आया ये क्या हो गया, लेवल 4 हो गया। इसको लेवल बोलते हैं। देखो एक लेवल में इतना है, एक लेवल में कितना नोड है, एक नोड है, इस लेवल में नोड कितना है, एक है। लेवल 2 में कितना नोड है, एक और दो, दो नोड है। लेवल 3 में कितना है, 1 2 3 4, लेवल 3 में 4 है। लेवल 4 में कितना है, जब यहाँ 4 है तो सब में से दो दो नीचे जाएगा, मतलब कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 8 है लेवल 4 में। तो टोटल काउंट करो कितना नोड हुआ है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सब पूरा ट्री में कितना नोड हुआ है, सबको काउंट कर देंगे। काउंट करो कितना हो गया, 8 4 12 16 1 17, मतलब कि 17 नोड हुआ है 4 लेवल ट्री में। 17 नोड्स आर देयर इन 4 लेवल ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा ऐसे ही काउंट करें क्या, नहीं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है भाई, यहां पर नंबर ऑफ लेवल पुट करो, 4 है ना, 4 लेवल ट्री है ना, ये किसके लिए है, ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब हो गया कि जितना भी लेवल का ट्री है उसमें सबका चाइल्ड होगा, दो दो चाइल्ड है, सबका दो दो। ऐसा नहीं है कि इसका चाइल्ड 2 गो था और इसका चाइल्ड था ही नहीं, ऐसा नहीं है, बीच में गैप नहीं हो सकता है। सब कंप्लीट है, सबका चाइल्ड है, जितना भी नोड है सबका 2 चाइल्ड है या फिर एक भी नहीं है। यहां सबका देखो 2 चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, और नीचे वाले को एक भी नहीं है, 0 है। या तो 2 चाइल्ड रहे या तो 0 चाइल्ड रहे, पहला एक कंडीशन है। दूसरा, सेम लेवल में जाकर 0 चाइल्ड वाला सब रहेगा, 0 चाइल्ड का जितना भी नोड है सब एक ही लेवल में होगा। ये क्या हो गया, कंप्लीट बाइनरी ट्री इसको बोलते हैं, ये कंप्लीट है। तो बोलो 4 लेवल का ही कंप्लीट होता है क्या, नहीं, तुम इसको नीचे लेकर चले जाओ, एक लेवल और बना दो ऐसे, लेकिन सब में बनाओ, सब में 2 2 बनाओ, तो लेवल 5 बन जाएगा वो। तो इसका नंबर ऑफ नोड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n माइनस 1। n क्या है, नंबर ऑफ लेवल। तो लेवल कितना है, 1 2 3 4, 4 लेवल ट्री है ना। 2 का पावर 4 करो कितना हो गया, 2 पावर 4 कितना हो गया, 16 माइनस 1 15। तो यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, 8 4 12 2 14 1 15, देखो 17 यहां लिखा हुआ है, यहां पर 15 ही है। काउंटिंग में गलत कर सकते हो, काउंटिंग में नोड को काउंट करने में गलती हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला गलत नहीं कभी देगा।
इसका मतलब क्या हो गया कि अगर नंबर ऑफ लेवल्स हमको कंप्लीट बाइनरी ट्री का पता अगर होगा तो अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ नोड्स के बारे में बता सकते हैं ना। अगर नंबर ऑफ लेवल्स पता रहे, नंबर ऑफ लेवल्स अगर पता रहे कंप्लीट बाइनरी ट्री का तब हम लोग नंबर ऑफ नोड्स कितना है वो बता सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला 2 power n minus 1 where n is the number of levels in complete binary tree। बस, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 16 माइनस 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। मतलब कि नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट कर लिए। अब देखो इस ट्री को और इस ट्री को कंपेयर करो, कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है क्या? देखो वहां भी बाइनरी ट्री ही है, यहां भी तो बाइनरी ट्री है ना, यहां भी बाइनरी ट्री है ना। देखो सब में 2-2 नोड है, यहां बनाए नहीं है लेकिन यहां भी तो है, इसमें भी तो है, जहां भी है कंप्लीट बाइनरी ट्री है। मतलब कि बाइनरी ट्री है, कंप्लीट नहीं हो पाया है, ये सबके सब नीचे तक नहीं गया। देखो यहां पर ये इतना नीचे तक गया है लेकिन इस लेवल के पहले ही जो इसका राइट मोस्ट पार्ट है ये पहले ही खत्म हो गया। पहले क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये लेवल में एक एक माइनस करके आ रहा था, तो n-1 लेवल तक नीचे गया था। ये है जो n/2 लेवल तक ही गया है, ये है जो कितना लेवल तक गया है n/2 लेवल, और ये कितना लेवल तक आया है n-1 लेवल तक आया है। मतलब कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो नहीं है। लेकिन एक सिमिलरिटी देखो कि यहाँ जो नोड है, ये सब नोड है, जो यहां पर नोड कैसा है? देखो ये नोड है ना, नोड कैसा है? एक फंक्शन है ना नोड में। कोई भी नोड को देखो, ये नोड को देख लो, ये क्या है? एक फंक्शन है ना। मतलब कि अगर इस बाइनरी ट्री का नंबर ऑफ नोड्स अगर हम काउंट कर लेते हैं तो हम बता सकते हैं नंबर ऑफ फंक्शन कितना है। समझ रहे हो बात को? अगर इस बाइनरी ट्री का नंबर ऑफ नोड्स हम काउंट कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ फंक्शन कॉल। नंबर ऑफ फंक्शन कॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस। तो कितना बार फंक्शन कॉल हुआ है, कितना बार फंक्शन कॉल हुआ है, ये अगर पता चल जाएगा तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकाल लेंगे ना। करना है क्या? 2 ही काम करना है, एक तो टाइम करना है और एक स्पेस करना है। तो टाइम के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ फंक्शन कॉल फाइंड आउट करना होगा। तो फंक्शन कॉल कैसे निकालेंगे? ये तो कंप्लीट नहीं है। अब मेरे पास में कंप्लीट का फॉर्मूला है। तो अभी से पिछले टॉपिक में हम एक चीज बताए थे, हम एक बात क्या बताए थे लास्ट वाले टॉपिक जब बता रहे थे उस समय, एसिम्प्टोटिक नोटेशन याद है? लास्ट वाले क्लास में जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन बताए थे, याद है कुछ कुछ? उसमें क्या था? बीगो था, ओमेगा था, थीटा, स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा। बीगो में क्या करते थे? जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है हमको तो उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू लेते थे ताकि अपर बाउंड बोल सकें कि हम जो वैल्यू लिए हैं उससे ओरिजिनल वैल्यू या तो कम होगा या तो उसके इक्वल होगा, मतलब अपर बाउंड लेते थे। तो यहां पर ए ट्री है जो ओरिजिनल ट्री है, देखो ब्लैक से जो बनाया हुआ है ट्री, ओरिजिनल ट्री तो ए है, लेकिन मान लो ए पार्ट हम इतना जोड़ लेते हैं अलग से, ए पार्ट इतना जोड़ लेते हैं अलग से, अगर हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं ए पार्ट, तब तो ये कंप्लीट बन गया ना। अभी तक क्या था? इस साइड में ज्यादा नीचे है, इस साइड में इतना ही है, आधा ही है, n/2 ही है। इस साइड में कितना है? n-1 है। लेकिन इस साइड में n/2 है, लेकिन इसके नीचे और अगर हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लेते हैं, ये पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ये पोर्शन लिख देते हैं यहां पर, एडेड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा अगर ये पोर्शन को ऐड कर देते हैं जो शेडेड रीजन है, तब तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गया ना।
तो जब कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गया तब तो नंबर ऑफ नोड्स हम निकाल सकते हैं। यहां पर नोड्स क्या है, फंक्शन कॉल है, मतलब कि नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हम निकाल सकते हैं यहां पर। तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पर बताए थे कि अगर n लेवल ट्री है तो क्या होगा वैल्यू 2 पावर n माइनस 1। अगर n लेवल ट्री है तो वैल्यू क्या होगा नंबर ऑफ नोड्स के लिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर है तो 2 पावर n माइनस 1। लेकिन यहां पर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री तो नहीं था, लेकिन हम थोड़ा ऐड करके इसको कंप्लीट बना लिए हैं। जो ओरिजिनल है उसमें थोड़ा ऐड करके हम कंप्लीट बना लिए हैं, क्योंकि एक्चुअली हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो हम चाहते हैं उसका अपर बाउंड लेना, मतलब कि मैक्सिमम उतना जा सकता है, उससे कम ही वैल्यू रहेगा, एक बाउंड्री बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए जो यहां पर फॉर्मूला यूज किए हैं 2 पावर n माइनस 1 नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ n लेवल, ये जो फॉर्मूला यूज किए हैं वो फॉर्मूला यहां भी लगेगा ना। तो जब यहां भी ये फॉर्मूला लगेगा तो यहां नंबर ऑफ लेवल्स कितना रहा, अब इस साइड में n माइनस n बाई 2 था, इस साइड में इसे एक्स्ट्रा नीचे जोड़ दिए, कितना एक्स्ट्रा नीचे जोड़े हैं, कितना नीचे गए हैं, उतना ही नीचे गए हैं जो कि इसको ऐड करने के पिछले वाले में इसको ऐड करने के बाद इतना तक बन जाए। ये कितना है वैल्यू, ये है n माइनस 1, मतलब कि ये कितना लेवल का हो गया, ये n माइनस 1 लेवल का हो गया ना। देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये हो गया n माइनस 1 लेवल ट्री हो गया। जब n माइनस 1 लेवल ट्री हो गया, ये n माइनस 1 भी नहीं हुआ, ये एक्चुअली n लेवल ट्री ऐसे बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 है, 1 से लेकर n तक गया है, इसका वैल्यू 1 भी तो आया है, इसका फिर 1 का वैल्यू भी तो 1 आया है। तो n माइनस 1 तो देखते नहीं है हम लोग, मतलब कि n लेवल ट्री बोल सकते हैं। प्लस माइनस 1 एसिम्प्टोटिक नोटेशन में देखेंगे ही नहीं, प्लस माइनस रहे या फिर इनटू और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही क्यों ना हो, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से, कांस्टेंट ही तो है 1। मतलब कि ये जो लेवल ट्री हम लोग देख रहे हैं n माइनस 1 लेवल ट्री, अगर इस ट्री में हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन कॉल फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं नंबर ऑफ फंक्शन कॉल फाइंड आउट करना, यहां पर लिखते हैं क्या, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ फंक्शन कॉल अगर बताना चाहते हैं तो क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ नोड्स के बराबर होगा, नंबर ऑफ नोड्स के बराबर होगा नंबर ऑफ फंक्शन कॉल, क्योंकि सब नोड एक फंक्शन कॉल ही है। नीचे वाले को छोड़कर जो ये वैल्यू आया है इसको एलिमिनेट करेंगे, लास्ट वाले में जहां एलिमिनेशन कंडीशन टर्मिनेट हो रहा है इसको छोड़कर बाकी तो फंक्शन कॉल ही है ना। मतलब कि नंबर ऑफ नोड्स के बराबर होगा, और नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा 2 पावर कितना, नंबर ऑफ लेवल कितना है n माइनस 1, n माइनस 1 को n ले सकते हैं, माइनस प्लस माइनस एलिमिनेट कर लेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, मतलब कि 2 पावर n माइनस 1, ये वैल्यू क्या हो गया, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हमको बता दिया। तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल जब हमको बता दिया है, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल जब बता दिया है, और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक फंक्शन कॉल में, एक फंक्शन कॉल का जो टाइम है वो कितना लेता है, बीगो 1 लेता है, मतलब कि यूनिट टाइम लेता है एक फंक्शन कॉल के लिए। तो जब एक फंक्शन कॉल के लिए यूनिट टाइम ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना फंक्शन कॉल है उतना यूनिट टाइम लेगा, इसका मतलब यही हुआ ना। तो जितना फंक्शन कॉल है उतना यूनिट टाइम लेगा, मतलब क्या हो गया 2 पावर n माइनस 1 इंटू बीगो 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं बीगो ऑफ 2 पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, बीगो ऑफ 2 पावर n। तो ये बीगो ऑफ 2 पावर n क्या मिल गया हम लोग को, ये मिल गया हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बन गया ना।
एक एनालिसिस हो गया ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। समझ रहे हो बात को? टाइम हम लोग को निकल गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू बिगो ऑफ 2 पावर n। n क्या है? n है फिबोनाची का वैल्यू, ये वैल्यू है n। तब लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो निकल गया है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जान लो, जितना नंबर ऑफ लेवल्स होगा, जितना नंबर ऑफ लेवल होगा, उतना ही स्पेस भी कंज्यूम होगा। कहां पर? स्टैक में। जितना नंबर ऑफ लेवल होगा उतना ही स्पेस भी कंज्यूम होगा स्टैक में। क्यों? रिकर्सन में स्टैक यूज करते हैं, उतना ही यूनिट्स जो मेमोरी का होगा स्टैक में यूज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि एक लेवल के लिए स्टैक का एक ही यूनिट मेमोरी चाहिए, चाहे यहां पर एक फंक्शन हो रहा हो एक किसी लेवल में, या फिर किसी लेवल में 2 फंक्शन कॉल हो रहा हो, या किसी लेवल में 4 फंक्शन कॉल हो, या फिर किसी लेवल में 1000 फंक्शन कॉल क्यों ना हो। एक लेवल में, किसी भी एक लेवल में 1 यूनिट स्टैक स्पेस यूज्ड। किसी भी लेवल में स्टैक का एक ही यूनिट स्पेस लगेगा, किसी भी लेवल में, चाहे उस लेवल में फंक्शन कॉल कम रहे या फंक्शन कॉल ज्यादा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी कैसे हो रहा है ये भी हम स्टैक बनाकर बताएंगे। अभी हम इस चीज को प्रूफ करेंगे कि यह स्टैक में ये काम कैसे हो रहा है। लेकिन फिलहाल बस इतना जानो कि हर लेवल में एक यूनिट स्टैक का ही लगेगा, और जितना लेवल होगा उतना ही स्टैक का स्पेस लगेगा। तो लेवल कितना है? n है, तो स्टैक स्पेस कितना हो गया? n हो गया। मतलब कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? n हो गया, बिगो ऑफ n लिख लो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो गया तो कितना हो गया? बिगो ऑफ n। यहां हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और यहां हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हो गया? 2 पावर n। यहां हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 पावर n हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? बिगो n। अब बोलो कि तो अभी जो बताए हर लेवल में एक ही यूनिट स्टैक कैसे लगेगा, और देखो कैसे लगेगा, काम कैसे करेगा ये चीज। अच्छा एक और चीज जान लो कि ये तो हम एक्स्ट्रा जब ऐड किए हैं तब जाकर n लेवल ट्री बन गया। तो अपर बाउंड में बिगो में हम लोग ले लिए क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ 2 पावर n। लेकिन मान लो हम बिगो नहीं चाहते हैं, हम ओमेगा चाहते हैं। ओमेगा क्या होता है? लोअर बाउंड होता है। तो लोअर बाउंड कैसे लिखेंगे? तो लोअर बाउंड लिखने के लिए क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा तो नहीं जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि नीचे का बाउंड है। क्या करेंगे? थोड़ा कम करके देखेंगे। मतलब क्या? यहां पर जितना लेवल तक आ रहा है इतना ही लेवल तक लेकर जाएंगे। नीचे के पार्ट को हटा देंगे, ये नीचे वाले पार्ट को हटा देंगे, ये नीचे वाला पार्ट को हटा दिए, क्योंकि हम लोग को लोअर बाउंड चाहिए। तो इतना ही लेवल तक हम लोग लेंगे, बस यही ट्रायंगल यहां से लेकर यहां इतना ट्रायंगल लेंगे, बस इतना लेंगे। तो यहां से यहां तक राइट साइड में, यहां से यहां जो राइट साइड में आए थे, यहां कितना लेवल था? यहां था n/2 लेवल था ना, n/2 लेवल है ना। मतलब कि जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो में लिए हैं, मतलब अपर बाउंड 2 पावर n अगर है, तो लोअर बाउंड कितना होगा? तो लोअर बाउंड के लिए इसको ही हटा दो यहां से। लोअर बाउंड के लिए कैसे करेंगे? लोअर बाउंड के लिए कैसे करेंगे? लोअर बाउंड नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितना हो गया?
टू पावर नंबर ऑफ लेवल, लेवल कितना है n/2 है, टू पावर n/2 माइनस 1, इतना ही फंक्शन कॉल हुआ ना। मतलब क्या हो गया, ओमेगा ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ओमेगा ऑफ टू पावर n/2। मतलब क्या हो गया, ये हो गया लोअर बाउंड हो गया, टू पावर n/2, 1 को हटा दिए, एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, 1 तो कांस्टेंट है, कंज्यूम हो गया। मतलब कि लोअर बाउंड हो गया ओमेगा ऑफ टू पावर n/2 और अपर बाउंड क्या हो गया बीगो ऑफ टू पावर n। अपर बाउंड कैसे निकाले, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे तो अपर बाउंड निकल गया, कुछ इसमें से घटा लिए तो लोअर बाउंड निकल गया। क्यों ऐड करना पड़ा था, क्योंकि हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना चाह रहे थे, तब हम लोग के पास में एक फॉर्मूला जो है टू पावर n-1 वो काम करता। फिर एक कम क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसको कम करेंगे तब भी तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रहा है। मतलब एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने के लिए कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐड करके लेंगे तो अपर बाउंड बन जाएगा, अगर रिमूव करके लेंगे तो लोअर बाउंड बन जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है लोअर बाउंड ए हो गया, अपर बाउंड ए हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना हो गया। अब बताते हैं जो यहां पर बोले कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना कैसे आया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना कैसे आया है, तो बताते हैं देखो कैसे आ रहा है। हम अभी क्या बोले थे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हर लेवल जो ट्री का है उसमें एक ही स्टैक यूनिट यूज हुआ है, स्टैक का एक यूनिट मेमोरी ही यूज हो रहा है हर एक लेवल में, चाहे किसी लेवल में एक फंक्शन कॉल हो या फिर 1000 फंक्शन कॉल हो। लेकिन अगर किसी भी पार्टिकुलर लेवल होगा, एक लेवल अगर होगा उसमें जितना भी फंक्शन सेम लेवल में आएगा सब फंक्शन एक ही स्टैक में, मतलब स्टैक के किसी एक ही पर्टिकुलर मेमोरी में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई, तो स्टैक का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। स्टैक मान लो इस तरीके का स्टैक बना हुआ है। सबसे पहले क्या हो गया, मान लो f ऑफ n था ना, f ऑफ n है ना, तो मान लेते हैं n का वैल्यू 5 है, मतलब क्या बन गया f ऑफ 5 बन गया। f ऑफ 5 के लिए हम करके बता रहे हैं। तो f ऑफ 5 सबसे पहले कॉल क्या होगा, जो रूट में था ट्री में वही कॉल होगा ना। सबसे पहले जो लिखते थे f ऑफ n इक्वल टू f ऑफ n-1 प्लस n-2। n-1 n-2 कब आया था, जब f ऑफ n कॉल हुआ था। मतलब कि यहाँ f ऑफ 5 है तो f ऑफ 5 सबसे पहले आएगा, मतलब कि यहाँ क्या आ गया f ऑफ 5 आ गया। देखो एक स्टैक यूनिट में आया ना f ऑफ 5। अब देखना क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा f ऑफ 4 आएगा प्लस f ऑफ 3 भी आना चाहिए, लेकिन f ऑफ 4 मिलेगा तब ना प्लस f ऑफ 3 करेंगे। जैसे यहाँ क्या था f ऑफ 5 अगर है तो यहाँ पर f ऑफ 4 है, यहाँ f ऑफ 3 है, तो f ऑफ 4 के लिए f ऑफ 3 और यहाँ पर f ऑफ 2 करना होगा। फिर यहाँ भी ऐसे ऐसे रहेगा, f ऑफ 5 के लिए क्या करना होगा f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 3, लेकिन f ऑफ 4 मिलेगा तब ना प्लस करेंगे। जैसे इस साइड में जब होगा कंप्लीट हम लोग को वैल्यू मिलेगा तब नहीं जाएंगे, जबकि ये वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी और हमको नीचे जाना है। f ऑफ 4 फाइंड करने के लिए और भी नीचे जाना है ना, हमको और नीचे जाना है ना, तब नहीं इसको देखेंगे। f ऑफ 3 अभी नहीं देखेंगे, पहले f ऑफ 4 फाइंड करेंगे। अब देखो f ऑफ 4 फाइंड करने के लिए क्या कॉल करेगा f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 जब मिलेगा तब ना प्लस करके f ऑफ 2 देखेगा, अभी तो f ऑफ 3 ही नहीं मिला है। तो f ऑफ 3 के लिए क्या है f ऑफ 2, ये भी तो कॉल करता है। फिर यहाँ पर क्या होता है f ऑफ 1 होता है, तो f ऑफ 3 क्या किया f ऑफ 1 कॉल किया है। नहीं यहाँ f ऑफ 3 है तो क्या किया पहले f ऑफ 2 कॉल किया इस साइड वाला, फिर 1 देखिएगा बाद में, तो अभी तो 2 ही कॉल किया। अब 2 जब कॉल किया तो 2 मिलेगा तब ना 1 पर जाएगा।
मतलब क्या है, एफ ऑफ 2 क्या किया, एफ ऑफ 2 क्या किया, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 कॉल कर दिया। तो पहले कहाँ जाएगा, पहले जाएगा एफ ऑफ 1 पर गया ये, एफ ऑफ 1 का वैल्यू इसको कितना मिला, 1 मिल गया। अब ये वैल्यू इसको मिल गया, इसको रिमूव कर दिया। अब नया कॉल क्या करेगा ये, एफ ऑफ 0 चाहिए, एफ ऑफ 0 यहां कर दिया इसी स्टैक वाले यूनिट में। देखो यहां जो था यहां कट किया, इसी को बगल में लिखिए, मतलब कि इसी लेवल में हो गया काम। जो देखो ये एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0 दोनों एक ही लेवल में हो रहा है ना। जैसे ही एफ ऑफ 1 मिला था, देखो एफ ऑफ 0 यहाँ पर कॉल हो गया है। फिर देखो इसके अगला स्टेप में फिर से देखना यही होगा, एफ ऑफ 0 मिला ना, इसका वैल्यू आ गया ना, एफ ऑफ 1 भी आ गया, एफ ऑफ 0 आ गया, एफ ऑफ 1 आ गया, एफ ऑफ 0 आ गया, मतलब एफ ऑफ 2 भी मिल गया है। अब एफ ऑफ 2 का वैल्यू मिला है, ये वैल्यू कहाँ जाएगा, एफ ऑफ 3 के पास जाएगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन कॉल जैसे हुआ, सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ था f5, फिर f5 फंक्शन कॉलिंग है, ये फंक्शन कॉल है। देखो इसके बाद ए कॉल किया, इसे ए है जो इसको कॉल किया, ए इसको कॉल किया, ए इसको कॉल किया, इसको बोलते हैं, ये जो सीक्वेंस है इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इस साइड में जो है क्या होगा, फंक्शन कंप्लीशन है, एग्जीक्यूट हो रहा है, समझ रहे हो, फंक्शन एग्जीक्यूशन है। तो क्या हुआ, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0 मिल गया, ये दोनों जब मिल गया तो 2 का वैल्यू मिल गया है। 2 अपना वैल्यू जब मिल गया है, इसको भी हटा दिया, ये तो हटा हुआ था। ये 2 क्या करेगा, 2 अपना वैल्यू इसको दे देगा, एफ ऑफ 3 को, मतलब कि 2 अपना वैल्यू 3 को दे दिया। अब 3 को क्या चाहिए, जब 3 को दे दिया वैल्यू, तो 3 क्या करेगा, ये हट जाएगा, मतलब ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, हट गया ना है। तो अब क्या करेगा, एफ ऑफ 3 क्या करेगा, एफ ऑफ 1 भी तो चाहिए इसको, अभी क्या करेगा, एफ ऑफ 1 को कॉल किया। देखो यहां पर ही कॉल किया, इसी लेवल में कॉल किया, ये लेवल में ही कॉल किया। यहां तो खाली हो गया है ना, यहां भी लिख सकते हैं, इसको मिटा कर एफ ऑफ 1, इसको मिटा कर ऐसे एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये खाली हो चुका था। एक क्रॉस मतलब क्या है कि ये खाली है, ये खाली है, ये जो है ये खाली हो गया। देखो अब देखो कैसे दिखेगा, खाली दिखेगा, देखो ये देखो, अब कॉल कर दिए ना, देखो खाली खाली दिख रहा है ना, देखो खाली दिख रहा है। फिर से एफ ऑफ 1 आ गया, जब एफ ऑफ 1 भी अपना वैल्यू दे देगा इसको, क्या हो गया, एफ ऑफ 3 कंप्लीट हो गया। एफ ऑफ 1 जब इसको वैल्यू दे दिया, एफ ऑफ 3 कंप्लीट हो गया। एफ ऑफ 3 किसको वैल्यू रिटर्न करेगा, एफ ऑफ 3 है जो एफ ऑफ 4 को रिटर्न करेगा। मतलब कि एफ ऑफ 1 जब वैल्यू दिया तो एक खत्म हो गया, एफ ऑफ 3 इसको वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब एफ ऑफ 4 को और क्या चाहिए, जब रिटर्न किया वैल्यू, ये फंक्शन रिमूव हो गया, खत्म हो गया स्टैक से। अब ये जगह खाली हो गया ना, सेम जगह को देखो अब कौन यूटिलाइज करने वाला है, एफ ऑफ 4 को कौन चाहिए, एफ ऑफ 2 चाहिए। एफ ऑफ 4 को कौन चाहिए, एफ ऑफ 2 चाहिए। अब एफ ऑफ 2 को करने के लिए कौन चाहिए, एफ ऑफ 2 को कौन चाहिए, एफ ऑफ 1 चाहिए। जब 1 इसको वैल्यू दे देगा तो फिर ए खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एफ ऑफ 0 चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0 मिला के एफ ऑफ 2 बनेगा। फिर ए मिलेगा, जब ए भी खत्म होगा तो इसके पास वैल्यू आया, फिर एफ ऑफ 2 इसको वैल्यू दिया, मतलब कि एफ ऑफ 4 का वैल्यू मिल गया, एफ ऑफ 4 का वैल्यू मिल गया, मतलब ये इसको रिटर्न कर दिया। ये क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया, मतलब कि ये भी खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। फिर से देखो क्या है, एफ ऑफ 5 में देखो क्या है, अब क्या है, एफ ऑफ 3 चाहिए। फिर यहाँ क्या किया, एफ ऑफ 5, यहाँ पर एफ ऑफ 3 कॉल किया, क्योंकि ये तो खाली ही है, एफ ऑफ 3 कॉल कर लिया। ये 3 क्या करेगा, यहाँ पर एफ ऑफ 2 कॉल कर लेगा। 2 क्या करेगा, 1 और 0 करेगा, मतलब कि इसके ऊपर गए थे। देखो पहली बार जब यूज किए यहाँ तक, इसके ऊपर कहाँ कभी गए, नहीं गए ना। तो हो क्या रहा है, एक ही स्टैक यूनिट को बार बार रीयूज किया जा रहा है। एक फंक्शन रिमूव होता है, उसी स्पेस को कोई और फंक्शन फिर से यूज करके एग्जीक्यूशन कर लेता है अपना। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टैक के एक स्पेस में ही एक से ज्यादा फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है डिफरेंट टाइम में, सेम टाइम में नहीं, डिफरेंट टाइम में। एक हटता है तब एक आता है। इसीलिए एक लेवल में, किसी भी ट्री के एक लेवल में एक यूनिट ही स्टैक का मेमोरी लगता है। मतलब कि ट्री का जितना लेवल होगा स्टैक का उतना ही साइज होगा।
क्योंकि एक लेवल में एक यूनिट ही चाहिए ना, एक लेवल में एक यूनिट, दूसरे लेवल में फिर एक यूनिट, तीसरे लेवल में फिर एक यूनिट, टोटल लेवल जितना है, अगर n लेवल है मान लो ऐसे, तो स्टैक का साइज कितना हो गया, n हो गया। तो सब लेवल में 1 + 1 + 1 कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो n हो गया। यही यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर कितना लेवल था, नंबर ऑफ लेवल से जो काउंट किए थे कितना बन गया था, n-1 लेवल बना था। मतलब कि स्टैक कितना चाहिए, n-1 का चाहिए। इसको बिगो के फॉर्म में लिखेंगे, 1 को हटाएंगे, बिगो n हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो n हो गया। कैसे स्टैक काम कर रहा था समझ गए ना। तो स्टैक इस तरीके से ही काम करेगा। इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिबोनाची सीरीज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों हम लोग प्रॉपरली एनालाइज कर लिए। यही करना था ना। अभी यहां पर देख लिए ना क्या हो रहा है, एक बाइनरी ट्री फॉर्म कर रहा था, उस बाइनरी ट्री को सही तरीके से ऑब्जर्व किए, आसानी से सब आ गया। टाइम के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल देखेंगे। नंबर ऑफ फंक्शन कॉल देखने का मतलब है कि नंबर ऑफ नोड्स को ऑब्जर्व करेंगे। नंबर ऑफ नोड्स कितना है ट्री में, नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर लिए। नोड का मतलब होता है फंक्शन कॉल, तो नोड का मतलब फंक्शन कॉल जब होता है, हर लेवल में एक यूनिट स्पेस चाहिए, तो टाइम भी निकाल लिए हम लोग और स्पेस भी निकाल लिए, दोनों चीज हम लोग का हो गया। ये तो बात रहा फिबोनाची सीरीज का। अब इसके बाद अच्छा बाइनरी ट्री है, तब तो हम लोग फॉर्मूला दिए थे क्या, 2n-1 नंबर ऑफ नोड्स के लिए। बाइनरी ट्री में क्या था, 2 सब ट्री रहता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री जब रहेगा तो 2 सब ट्री रहेगा जब, तो फॉर्मूला क्या था, 2n-1 टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए। और नोड्स क्या है, फंक्शन कॉल है। नोड्स है जो फंक्शन कॉल ही है ना। तो मान लो इस तरीके से फंक्शन कॉल रहे, एक मान लो रेफरेंस रिलेशन को ऐसे लिखते हैं, मान लो अगर